आ जाओ। मैं इतनी देर से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। इस फ़ोन की पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, स्टोरेज भर गई, क्या हो गई। मैंने निकालने की कोशिश करी, पता नहीं, अब बाद में देखेंगे। बट हाँ, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, रात के 9:30 हो रहे हैं और ये मॉल 10 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, तो देख लो, मेरे को ये करके तो जाना ही है आज। ठीक है, अच्छा, वाइट बोर्ड में हम कुछ लिखा हुआ छोड़ के नहीं जा सकते, वरना वो परमानेंट टाइप ही हो जाता है काइंड ऑफ। मैं एक दिन कुछ लिख के गया, अगले दिन आया, रब तक नहीं हो पा रहा, मेरे को पानी लेकर घसीटना पड़ा। ठीक है, तो एक बार अब मैंने जो लिख दिया उसको मैं वापस तो लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ा के ही जाऊंगा। चलो, तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, मैं चेक भी करता रहूंगा हो रही है वीडियो रिकॉर्ड या नहीं हो रही है। अच्छा, इन दिस सेल न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड। इसमें न्यूक्लियर रीजन नॉट डिफाइंड, वेल डिफाइंड होता है। इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। जब न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड है तो न्यूक्लियस तो होगा नहीं, तो न्यूक्लियस के अलावा और क्या टर्म यूज करते हैं हम? न्यूक्लियोइड, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है इसका, बैक्टीरिया, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये गोल गोल सांप जैसा क्या पड़ा हुआ है? डीएनए। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए होता है। अब इसके पास तो न्यूक्लियस है नहीं, तो इसका डीएनए ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इसके पास कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं है या फिर कोई भी ऐसा न्यूक्लियस जैसी चीज नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट कर रखे इसके डीएनए के मटेरियल को, क्रोमेटिन को, क्रोमोसोम को। ठीक है, तो ऐसे ही फैला हुआ है सब कुछ। तो दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, है ना? तो इट हैज, थर्ड पॉइंट, इट हैज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अपसेट। मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सबकी मेम्ब्रेन होती है, सबकी बाउंड्री बनी होती है। जैसे हो गया हमारे पास प्लास्टिड्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया अपना, और लाइसोसोम्स हो गया। ये सारे कैसे हैं? ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स। हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट आपको इनका नाम ऑलरेडी गो थ्रू कर रखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक्स के पास ओनली 1 क्रोमोसोम होता है, तो इट हैव ओनली 1 क्रोमोसोम। जो इनका साइज होता है वो जनरली एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स स्मॉल होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर। अच्छा, इनको नीड चाहिए होती है फ्लैजिला की। फ्लैजिला क्या होता है? अ काइंड ऑफ टेल होता है। फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ये क्या लिखा मैंने? हाँ, फ्लैजिला इज प्रेजेंट टू हेल्प्स इन मूवमेंट। फ्लैजिला इज प्रेजेंट टू हेल्प्स इन मूवमेंट। मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, 3-4 बार से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया मैंने। ठीक है, आ जाओ। ईकैरियोटिक सेल कैसा होता है? ईकैरियोटिक बोलते हैं कुछ लोग, इसे यूकैरियोटिक बोलते हैं, बट इसमें ई साइलेंट होता है तो यूकैरियोटिक बोलना बेस्ट होता है। इन दिस सेल न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड। अच्छा, इसमें न्यूक्लियर रीजन नहीं था तो इसमें न्यूक्लियस भी नहीं था। इसमें न्यूक्लियर रीजन है तो ये वेल डिफाइंड है, और न्यूक्लियस भी है इसके पास। इसके पास न्यूक्लियस नहीं था बट न्यूक्लियोइड था, और इसके पास न्यूक्लियस है बट न्यूक्लियोइड नहीं है। ठीक है, तो यही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। ठीक है, कि न्यूक्लियोइड इसके पास एब्सेंट होता है और इसके पास प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास, उसके पास 1 क्रोमोसोम है, और यूकैरियोट्स के पास मोर देन 1 क्रोमोसोम। साइज इज जनरली लार्ज, 5 to 100 माइक्रोमीटर। आप जनरली रियलाइज भी कर रहे हो कितने कांटे कितने क्रॉस पड़े हुए हैं। ये मैंने 3-4 बार रिकॉर्ड ही कर दिया लेक्चर। ठीक है, बट अब मैं रब करने से पहले इसको रिकॉर्ड तो फाइनल करके ही जाऊंगा। ठीक है, तो इनके पास कोई फ्लैजिला नहीं होती, इनके पास दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ टेल। फ्लैजिला काइंड ऑफ टेल होता है, ये बैक्टीरिया है, ये इसकी टेल है। ये फ्लैजिला है, ये डीएनए है, ये इसके राइबोसोम्स, न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, और ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अच्छा, एग्जांपल क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजी एंड फंगाई। कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। अच्छा, सार्थक ने जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, 2-3 दिन हुए थे, कुछ मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे कुछ चार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, सार्थक ने बोला था सर प्लांट सेल या एनिमल सेल में से कोई भी एक सेल उठा लो या दोनों उठा लो, सर ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। और उस टाइम पर तो हमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पता नहीं था, बट हमें प्लांट सेल और एनिमल सेल पता था। तो सार्थक बोला था सर ये प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल होता है या फिर एनिमल सेल होता है। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में से सर कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन सा यूकैरियोटिक सेल। तो अब मेरे को आप सभी लोग ऑफिशियल ग्रुप में बताओगे
प्लांट सेल और एनिमल सेल में से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है और कौन सा यूकैरियोटिक सेल है, या फिर दोनों प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर दोनों यूकैरियोटिक सेल है। चलो बंद करता हूँ, नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड करूँगा। आ जाओ, मैंने काम चलता हुआ तो जिस टाइम पे अभी मेरा जैसा भी डायग्राम बन पाया मैंने बनाया, ठीक है। चलो आ जाओ, ये मैंने क्या बनाया, बेसिकली प्लांट सेल बनाया। मैंने क्या बनाया, बेसिकली प्लांट सेल, ठीक है। आ जाओ, तो सेल ऑर्गेनेल्स अब हम पढ़ते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने के बाद मैंने सारे तरीके के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ लिया। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे बाद में। पहले मैं बताता हूँ सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या। तो सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या, ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मान लो एक सेल ऑर्गेनेल्स का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, प्लांट सेल सॉरी प्लास्टिड्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको बोलते हैं हम आरईआर और उसको बोलते हैं हम एसईआर। साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो ये सारे तरीके के कैसे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनका कुछ बेसिक फंक्शन है और सबका डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। फॉर द सेल लाइक वी हैव ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट फंक्शंस एंड जैसे कि हमारे पास नाक है सांस लेने के लिए, कान है सुनने के लिए, देखने के लिए आंख है, खाने के लिए मुंह है, ठीक है, चलने के लिए पैर है, काम करने के लिए हाथ है, धड़कने के लिए दिल है, ठीक है। तो हर चीज के लिए, हर फंक्शन के लिए अब हम ये तो कह नहीं सकते कि हाथ भाई धड़क ले और दिल का काम दिल मतलब दिल को बोल दो कि हालांकि हमारा होमवर्क कर ले, तो ये सब नहीं होता है ना। तो हर एक डिफरेंट ऑर्गन का हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है और हर एक डिफरेंट ऑर्गन से डिफरेंट फंक्शंस है। वैसे ही सेल के पास डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल हैज ऑर्गेनेल्स जिसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सारी पावर बनाता है। अच्छा न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्रेन होता है, काइंड ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है और स्टोर कौन सा क्या करता है, सब कुछ हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं रब करता हूँ, मैं सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब जल्दी जल्दी इस चैप्टर को कंबाइन करेंगे, ओके। आ जाओ, तो हम लोग कहाँ पे थे, एक मिनट बस, एक मिनट। ठीक है, तो आ जाओ। हम लोगों ने गोल्गी अपैरेटस कर लिया था। गोल्गी अपैरेटस के बाद एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3 नंबर का या 2 नंबर का आ सकता है सेक्शन बी और सेक्शन सी में, कि अगर हमारी बॉडी में, हमारी सेल में गोल्गी apparatus now, what would happen to the life of the cell if there is no Golgi apparatus? Golgi apparatus और Golgi body। तुमने देखा होगा न्यूक्लियस के बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अगर किसी का होता है, फंक्शन होता है, तो वो Golgi apparatus का होता है। उसमें क्या क्या होता है, मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है और ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं उसी के आगे। अब हम बढ़ते हैं, अगर वो Golgi apparatus नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक तरीके से समझ लो कि लाइफ ही नहीं रहेगी सेल। If there are no Golgi apparatus in a cell, then these problems can occur। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नो प्रॉपर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, एसेंशियल मटेरियल्स वुड बी रीच देयर प्रॉपर डेस्टिनेशन। मतलब कि ना तो प्रॉपर पैकेजिंग हो पाएगी, ना ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा किसका, प्रोटीन्स और लिपिड्स का, ठीक है। इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ना इनसाइड ना आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, ना अंदर से बाहर कुछ जा पाएगी फॉर्मेशन, ना बाहर से अंदर हो जा पाएगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब ना पैकेजिंग हो सकती है, ना मॉडिफिकेशन हो सकता है, ना ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो एक तरीके से डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा, ये कुछ भी नहीं हो। नो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अच्छा लाइसोसोम्स हम गोल्गी apparatus के बाद पढ़ेंगे। लाइसोसोम्स होते हैं सिस्टोइडल बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वेस्ट हम अपने पास थोड़ी ना रखेंगे, ठीक है। इस लाइसोसोम क्या करते हैं, वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा तो जीए मतलब है गोल्गी apparatus। द गोल्गी apparatus इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मिंग लाइसोसोम्स। मैंने लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली अपॉन डिपेंड्स अपॉन गोल्गी apparatus। विदाउट लाइसोसोम्स द सेल कैन नॉट डाइजेस्ट फूड मटेरियल्स, तो वेस्ट मटेरियल्स एंड बोर्न आउट ऑर्गेनेल्स लीडिंग टू कलेक्शन ऑफ वेस्ट। मतलब कि हम विदाउट लाइसोसोम अपना वेस्ट जो है उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे वेस्ट मटेरियल को, तो
तो क्या होगा, ओवरऑल सेल फंक्शन would be disturbed and distorted, the cell might not be survive for long। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा कि गोल्गी apparatus में होगा तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ना पैकेजिंग हो पाएगी, ना ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगी, और ना मॉडिफिकेशन हो पाएगी, ना फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स हो पाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा पूरे सेल की फंक्शनिंग ऊपर पीछे बिगड़ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो सेल है वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइसोसोम्स। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है लाइसोसोम्स। तो सब लोग हेडिंग डालो लाइसोसोम्स। व्हाट डू यू मीन बाय लाइसोसोम्स? अच्छा, सुनो, अभी थोड़ा सा होल्ड हो जाओ। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में पढ़ रहे हैं हम। लाइसोसोम्स क्या है? एक तरीके से सेक्स होता है, वो क्या होता है, फील्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। उसके पास कौन से एंजाइम होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कहीं ना कहीं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मैंने इससे पहले बताया कि जो गोल्गी apparatus होता है वो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में काम करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, लाइसोसोम्स बेसिकली कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, तो वही है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इनके पास। एंजाइम्स क्या होते हैं बायोलॉजी में? कैटलिस्ट का काम करते हैं, जो कि एक किसी भी चीज को करने के लिए एक तरीके से हेल्पर या गाइडर का काम करते हैं। ठीक है, एक्ट एज अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। लाइसोसोम का मोल कहते हैं वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन क्लीनिंग द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया एज वेल एज डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स। कुछ डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो और किसी को भी डैमेज करेंगे, और जैसे बैक्टीरिया जर्म्स को किल करने का काम करता है डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल्स यहाँ पे जर्म्स ले लो, बैक्टीरिया ले लो, कुछ भी ले लो, यीस्ट ले लो, फंजाई ले लो, तो ये सब कुछ क्या है, ये क्या करता है, उनकी क्लीनिंग करता है। ठीक है, साफ करता है हमारे पूरे सेल को। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग मतलब ये एक तरीके से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनका एक तरीके से रिमूवल करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अच्छा, ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस द सेल गेट्स डैमेज, द लाइसोसोम में बस्ट एंड डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कभी कभी ये होता है कि लाइसोसोम इतना ज्यादा क्लीनिंग कर लेता है, इतनी ज्यादा क्लीनिंग कर लेता है कि वो कभी कभार खुद को ही डाइजेस्ट कर लेता है, तो हम उसको इसलिए बोलते हैं कि वो खुद की ही आत्महत्या कर लेता है, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ड्यूरिंग सेलुलर डिस्टर्बेंस के टाइम पर द सेल गेट्स डैमेज, जो सेल होता है वो डैमेज हो जाता है। सेल डैमेज हो जाता है तो जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है अपने खुद को, सेल को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डेंजर भी बहुत है। तो हमारा लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक है, ये सब कुछ समझ आ गया, सारा पॉइंट्स लिखना है, फिर उसके बाद नोट्स वगैरह बनाने हैं, रिवाइज करना है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस को जैसे हम ब्रेन के नाम से जानते हैं, वैसे ही हम माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल से जानते हैं। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ द सेल, और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को हम एक तरीके से निकनेम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ना कहीं ये एनर्जी करेंसी बनाता है, जो कि एटीपी की फॉर्म में होता है। एटीपी मतलब आइडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जैसे इंडियन की क्या होती है? रुपीस। ठीक है, वैसे ही सेल की करेंसी को हम, एनर्जी की करेंसी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी। अच्छा, इसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो तो पोरस होती है, जिसके पास पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब होल्स, स्पेस, जिससे हम सब कुछ आसपास जा सकता है। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होते हैं, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, ऐसे होता है ये कहीं ना कहीं। ये डीपली फोल्डेड क्यों होती है? अगर तुम इसको खोल के रख दोगे तो इसका बहुत ज्यादा एरिया होता है, तो इसका ये क्या करती है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा एटीपी का जनरेशन हो पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एटीपी का जनरेशन हो पाए। अच्छा, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। इसमें एनर्जी कौन से फॉर्म में रिलीज होती है?
एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में रिलीज होती है। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल को हम क्या बोलते हैं, एटीपी। एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड देयर राइबोसोम्स आल्सो, ठीक है। तो ये सारा कुछ है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी हो सकता है क्वेश्चंस अराइज की व्हाई डू वी कॉल दैट पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। फिर इसके पास दो मेम्ब्रेन कौन कौन सी है, वो कैसी कैसी है, एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एटीपी क्या है, ये सब। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। आ जाओ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स मेनली हमारा केवल और केवल किस में होता है, प्लांट सेल में, ओनली प्लांट्स में होता है प्रेजेंट, क्या है हमारा, प्लास्टिड्स, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसे, पी से प्लांट्स एंड पी से प्लास्टिड्स। तो हमारा ये एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। जो हम डिफरेंस करेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल का, तो हम उसमें एक पॉइंट बना सकते हैं कि जो प्लास्टिड्स है ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल सेल देयर इज नो टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। अच्छा, ये प्लास्टिड्स मेनली 3 टाइप्स का होता है। कौन से टाइप्स का, सबसे पहला टाइप है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड लास्ट वन इज ल्यूकोप्लास्ट। इनके जो ये हमने डिफरेंशिएशन कर रखी है, किसके बेसिस पे कर रखी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। चलो तो पढ़ते हैं 3 टाइप्स के जो प्लास्टिड्स हैं। जो क्रोमोप्लास्ट है उसका कलर होता है, उसके पास कलर होता है, तो उस क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। वैसे ही अगर बात की जाए ल्यूकोप्लास्ट, तो अगर किसी प्लास्टिड्स के पास कलर नहीं होगा, मतलब कि व्हाइट होगा या कलरलेस होगा या ट्रांसपेरेंट होगा, तो वो कौन सा प्लास्टिड्स कहलाएगा, ल्यूकोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट कलर के ऊपर नहीं होता, ये बेसिकली इसके पास एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट। इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन। इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन। जो क्लोरोप्लास्ट है इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीन। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये कौन सा पिगमेंट कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल। कौन, क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट एक पिगमेंट कंटेन करते हैं, जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल, जिसके मदद से फोटोसिंथेसिस होता है। तुम नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस के सारे स्टेप्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है। इट इज रिक्वायर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर। जो पत्तियों का ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, ग्रीन पिगमेंट के कारण, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और उसी प्लास्टिड्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये जो पत्तियां हैं इसकी, ये क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट। इनकी पत्तियों का ग्रीन कलर क्यों है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो कि ग्रीन कलर के लिए फर्दर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये चेन है, एक दूसरे से कनेक्ट है। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का कैसा कलर होता है, व्हाइट कलरलेस प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स कलरलेस होती हैं, व्हाइट होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, ये क्या और क्या काम करती है, स्टोर करती है, क्या क्या, स्टार्च को स्टोर करती है, ऑयल को स्टोर करती हैं, और प्रोटीन मटेरियल्स, ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया में भी मैंने बताया था, नोट करके लिख लेना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जब तुम्हारा पेपर होगा तो उसमें ये एमसीक्यू जरूर आ सकता है कि सब किसके पास इनमें से खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। तो ये क्लियर है बिल्कुल प्लास्टिड्स। अब हम आगे चलते हैं, चलो आ जाओ। अब आगे चलते हैं, लास्ट हमारे पास सेल ऑर्गेनेल्स है, वैक्यूल। तो वैक्यूल सबसे इजी है। वैक्यूल क्या क्या काम करता है, रिजिडिटी देता है, टर्जिडिटी देता है, और स्टोरेज सैक है। कहीं ना कहीं ये क्या है, स्टोरेज सैक है। कहीं ना कहीं सबसे मेन फंक्शन इसका काम क्या है, स्टोरेज करने का। जैसी बात है, बड़ा होता है थोड़ा सा, प्लांट सेल में थोड़ा बड़ा होता है और एनिमल सेल में थोड़ा छोटा होता है, तो स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। अच्छा, इट इज द स्टोरेज सैक ऑफ द सेल, ठीक है। इट इज लार्ज इन प्लांट्स एंड स्मॉल इन एनिमल्स। जो एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल, ठीक है। एज कम्पेयर टू प्लांट सेल छोटा होता है, और प्लांट सेल में तो बड़ा होता ही है। अच्छा, प्लांट्स में ये कितनी ऑक्यूपाई करता है जगह, 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी टू द सेल। ये वाला पॉइंट्स लिखना ही लिखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन है उनके।
अच्छा, ये स्टोर क्या करता है? इट स्टोर एमिनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। इन सबको याद करना है, क्या क्या स्टोर करता है? एमिनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। अच्छा, जो अमीबा के अंदर जो अमीबा होता है हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर क्या होता है? जो फूड वैक्यूल होता है वो कंटेन करता है फूड आइटम दैट अमीबा कैन कंज्यूम्स एंड एक्सपल्स वेस्ट। मतलब कि जो अमीबा का फूड वैक्यूल होता है वो कंटेन करता है फूड आइटम को, जो कि वो फूड को वो जो अमीबा कंज्यूम भी कर सके और उसको जो वेस्ट है उसका उसको वो बाहर में भी निकाल सके। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलो, वैक्यूल भी हो गया हमारा, सारे हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, राइबोसोम बता दिया क्या होता है, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, आरईआर हो गया, एसईआर हो गया। अब हमारे सारे सेल ऑर्गेनेल्स खत्म हो गए हैं। अब इस चैप्टर के हमारे पास मेनली दो टॉपिक बचे हैं, जो कि क्या होते हैं? एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल क्या होता है और प्लांट सेल उसका डिफरेंस, और लास्ट में टॉपिक है मियोसिस एंड मायोसिस। ठीक है, मियोसिस एंड मिटोसिस, ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों होते क्या हैं, कौन सी सेल डिवीजन होती है, ये सब कुछ। और इतना ही बचा है, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म हो रहा है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, वो भी मैं बता दूंगा, और प्लाज्मोलाइसिस। बाकी सारा कुछ इस चैप्टर का 100% डन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ, उसके डिफरेंस पढ़ने से पहले ये भी पढ़ लो कि मैंने तुम्हें सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा दिए। ठीक है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने के बाद हमने एक चीज नोटिस करी है कि जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स है, इनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स है। ठीक है, खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम्स है, और इनके पास कौन सी मेम्ब्रेन है? डबल मेम्ब्रेन है। इन सबके पास डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स के पास डबल मेम्ब्रेन है, तो उनका एक अलग ग्रुप बना दिया और इनका एक अलग ग्रुप बना दिया। ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो टाइप आते हैं, RER और SER। RER स्टैंड्स फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और GA मतलब गोल्जी अपैरेटस, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? गोल्जी बॉडीज। ये किसने फाउंड करी थी? कैमिलो गोल्गी। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। वैक्यूल्स अभी बताया, स्टोरेज सैक होते हैं। ER गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स के पास हमने नोटिस किया कि खुद का कोई डीएनए नहीं है, नो डीएनए, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डीएनए, सो दे हैव सिंगल मेम्ब्रेन। इनके पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन है। अच्छा, राइबोसोम्स एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है जो कि प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में। ओनली सेल ऑर्गेनेल्स दैट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ। अच्छा, ये इसके पास कोई किसी प्रकार की मेम्ब्रेन नहीं होती, दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्टरी। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन को कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करने में काम करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? RER में। इट इज प्रेजेंट ऑन RER, उनके सरफेस में प्रेजेंट होता है, जिससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस क्या होता है? रफ बन जाता है। तो उसी के कारण वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उनके सरफेस में, जब भी उनका सरफेस क्या हो जाता है? रफ बन जाता है। ठीक है, और SER में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता, तो जिससे उनका सरफेस जो है स्मूथ रहता है। तो यही सब कुछ है जो पूरा एक तरीके से समरी है सेल ऑर्गेनेल्स का। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। आ जाओ, तो सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, जो आपके इस पीटी में आ भी सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ चीजें लिखी हैं जो इसमें प्रेजेंट होती हैं, एब्सेंट होती है। हमें डिफरेंशिएट यही करना है कि इसमें प्रेजेंट होती है और उसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो मैंने P से लिखा है, और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, और प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। P से प्रेजेंट, A से एनिमल, A से एनिमल, ऐसे याद रखना है। ठीक है, सेल वॉल और प्लास्टिड्स को। अच्छा, वैक्यूल की बात करते हैं। जो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज होता है लार्ज होता है, और जो एनिमल सेल उसमें जो वैक्यूल का साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। अब बात करते हैं बस एक इकलौता सेंट्रियोल और स्लिया, ऐसी चीज है जो प्लांट सेल के पास नहीं है, एब्सेंट। बाकी सब कुछ प्लांट सेल के पास ऑलरेडी है। एक चीज याद कर लो बस,
प्लांट सेल का याद कर लो, अपोजिट उसका बना देना एनिमल सेल का। सेंट्रियोल्स और सिलिया एब्सेंट होती हैं प्लांट सेल में। सिलिया क्या होती है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सिलिया क्या होती है? यहाँ पे लिखा हूं मैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तुम सब लोग ने पैरामीशियम सुना है? पैरामीशियम काइंड ऑफ ऐसा कुछ दिखता है, तो उसकी ऐसे ऐसे जो उसके आउटर में हेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिलिया। उसी को क्या बोलते हैं हम? सिलिया। तो प्लांट सेल में मेनली हेयरिंग नहीं होती, बट एनिमल सेल में हेयरिंग होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स हैव सिलिया, ठीक है। अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, सेंट्रियोल्स हो गया, सिलिया हो गया। सेल का शेप कैसा होता है प्लांट सेल में? या तो स्क्वायर होता है या फिर रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। मेनली बोल सकते हैं हम या तो स्क्वायर होता है या तो रेक्टेंगुलर होता है प्लांट सेल, बट हम इसको हेक्सागोनली भी बनाते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हो आप इसका कि एक शेप होती है, और इसमें क्या होता है, ये तो फाइनली होता है कि जो या तो ये राउंड में होगा या फिर इररेगुलर शेप होगा। इसकी कोई एक शेप डिफाइंड होती है और इसकी कोई एक अनडिफाइंड शेप होती है, तो फिर रेगुलर होता है या फिर राउंड होता है। अच्छा, बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इनकी पोजीशन के ऊपर इनका डिफरेंस बना सकते हैं कि प्रेजेंट तो होता है न्यूक्लियस, बट इट लाइज ऑन द वन साइड ऑफ द सेल। ये कोई एक सेल है, कहीं कोने में जाके इसका कोई होएगा न्यूक्लियस। अब बात करते हैं एनिमल सेल में। तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे लाई करता है? सेंटर ऑफ द सेल। सेंटर ऑफ द सेल के बीच में कहीं ना कहीं सेल के वो प्रेजेंट होएगा अपना न्यूक्लियस। अच्छा, सिलिया यहाँ पे एब्सेंट होता है तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही होती है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोज ऑर्गेनिज्म हु ऑब्टेन्ड देयर ओन फूड बाय प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, ठीक है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं और ये अपना खाना डिपेंड करते हैं दूसरे के ऊपर। ये हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं दूसरे लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है वो कौन सी होती है? हेटेरोट्रॉफिक। तो यही सब पॉइंट्स हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के, जो कि आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। और एक डायग्राम दोनों के देख लेना, डायग्राम दोनों के आने चाहिए आपको बनाने, या आपके पेपर में भी आ सकता है। अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मियोसिस एंड माइटोसिस सेल डिवीजन के अंदर, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसके बाद रिकॉर्डिंग खत्म। और जो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस और प्लाज्मोलिसिस है वो मैं आज क्लास में करा दूंगा। और कोवलेंट बॉन्ड रहता है, बस उसकी प्रॉपर्टीज रहती हैं। और ये 3 टॉपिक, एक ये डेफिनेशन बतानी है इनकी, और हालांकि ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस प्लाज्मोलिसिस थोड़ा है कि जो आ सकता है पेपर में। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। और आपकी रिवीजन भी ऑलमोस्ट डन है। फिर उसके बाद हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, अपनी मैथ कंटिन्यू करेंगे। फिर अब ऑल्टरनेट डेज में चलाएंगे, एक दिन मैथ और एक दिन साइंस, जिससे कि साइंस का भी सिलेबस मेंटेन रहे और मैथ्स का सिलेबस भी मेंटेन रहे। कोई दिक्कत? अगर कोई रिवीजन चाहिए होगी, देखो ये रिकॉर्डिंग बन गई तो बन गई। अब कभी भी रिवीजन चाहिए होगी सेल की, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही कहते करते हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, कभी भी कोई रिवीजन चाहिए तो आप उससे जल्दी से जल्दी वो कर सकते हो। और अब हाफ ईयरली के थोड़ा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी से जल्दी थोड़ा सिलेबस पूरा करेंगे, क्योंकि अब हमें एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस भी पढ़नी है, ठीक है। आ जाओ तो स्टार्ट करते हैं। हम अब पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इससे पहले कि पहले एनसीईआरटी में सेल डिवीज़न नहीं था। हमारे जिस बार हमारा सेशन था उसके 1 साल पहले या फिर 1 साल बाद ऐसे ही कुछ आया है ये सेल डिवीज़न। जब हमारे आया था तो ये कट गया था, हमारी एनसीईआरटी में छप के आया था, बट ये कट चुका था, ठीक है। तो सेल डिवीज़न क्या होती है? बेसिकली 2 टाइप्स में होती है। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नाम से पता चल रहा है जिसमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन, ठीक है। ये मेनली 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की कौन कौन सी? एक तो मिटोसिस और एक मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? बेसिकली जनरली पेरेंट सेल का ब्रेकडाउन होता है फ्रॉम पेरेंट सेल्स टू फॉर्म ऑफस्प्रिंग्स, मतलब कि पापा मम्मी से बच्चे बनते हैं, ठीक है। और जब हमें कभी चोट लग जाती है तब भी हमें सेल की ग्रोथ करनी होती है, तब हमारा सेल डिवीजन होता है। जैसे चोट लग गई, अब यहाँ पे मेरे सेल कम हो गए, धीरे धीरे वो ग्रोथ होंगे, रिपेयर होंगे। जब रिपेयर और ग्रोथ की बारी आती है तो हम जो उसमें करते हैं वो होता है मिटोसिस,
तो अब पता चला मिटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है। मियोसिस में बेसिकली मेनली मेल और फीमेल का प्रोडक्शन होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें जस्ट बेसिकली सेल की रिपेयरमेंट होती है, ठीक है, और जैसे कहीं चोट चोट लग जाती है तो उसको हम फुल करते हैं बस। अच्छा, ये कैसा होता है, अब पढ़ते हैं मियोसिस और मिटोसिस में डिफरेंस क्या है। मिटोसिस क्या है, 46 क्रोमोसोम, ये मैंने जो नंबर लिखे हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स, जो बेसिकली डिपेंड करता है रिपेयरमेंट ऑफ सेल्स की, ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम मिटोसिस के अंदर सेल डिवाइड करते हैं और 46 के अंदर जाते हैं, और ये स्टेप होता है 1 स्टेप, ठीक है। ये 46 से डिवाइड होके 46 और 46 बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है, म्यूटोसिस में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस 2 न्यू डॉटर सेल्स। ये जो दो हैं इनको मैंने बोला है 2 न्यू डॉटर सेल्स। 46 से क्या बना, डिवीजन हुआ 46 और 46 का, एक 46 से 2 46 आए, इट प्रोड्यूसेस 2 न्यू डॉटर सेल्स। इसके बाद इनका फर्दर डिवीजन कुछ नहीं होगा, ये 46 है तो 46 ही रहेगा, तो इसमें कुछ भी कम ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो डॉटर सेल हैज द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल, इसको बोलते हैं मदर सेल और इसको बोलते हैं हम जो हमने बनाया है, ठीक है, डॉटर सेल। ये हो गया मदर सेल, ये हो गया डॉटर सेल। इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक दो डॉटर हुई हैं, बट दोनों डॉटर के पास 46 है एज कंपेयर टू मदर सेल। मदर सेल के पास भी हमारा 46 था और डॉटर सेल के पास भी हमारा 46 था, तो 46 इक्वल होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं हम इक्वेशनल डिवीजन। इसमें क्या ऐसा डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम का डिवीजन हुआ है। अच्छा, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। ये किस किस में हेल्प करता है, एक तो ग्रोथ में और एक रिपेयरमेंट ऑफ टिश्यूज का, ठीक है, कहीं चोट चोट लग जाती है तो उसमें जो डिवीजन होता है वही होता है मिटोसिस। अब बात करते हैं मियोसिस, कैसे हमारा जन्म हुआ, वो इन्हीं का ऊपर है, ठीक है। हमारे पेरेंट सेल के पास 46 होते हैं क्रोमोसोम, वो दो ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर फर्दर उनका क्या होता है, डिवीजन होता है, फर्दर उनका डिवीजन होता है, 46 से 246 आ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, वहीं तक था, यही वाला होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, फर्दर डिवीजन होगा, इस 46 का फर्दर डिवीजन होगा 23 और 23 में से 22 तो नॉर्मल होते हैं और 1 क्या होता है, जो सेक्स डिफाइन करता है कि वेदर द बेबी विल फीमेल और मेल, जो डिसाइड करता है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो 22 + 1 होता है, ये 1 जो होता है ये सेक्स सेल होता है, इसको हम बोलते हैं गैमेट सेल, ठीक है। आ जाओ, अब इस मियोसिस में हम 23 मैंने बता रखा है, 23 में अगर ये XX हो जाएगा तो फीमेल बन जाएगा, XY हो जाएगा तो मेल बन जाएगा, ये आपको मैं बताऊंगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में, ठीक है, हम पढ़ेंगे। अभी इतना ही समझ लो कि XX होता है अगर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो फीमेल, अगर डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो मेल, ठीक है। फीमेल के पास X ही होता है, ठीक है, और मेल के पास XY होता है। मेल के पास 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, XY, और फीमेल के पास ओनली X होता है, बट वो 2 होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मम्मी के पास तो X ही है, अगर पापा का पास Y जाके डिफ्यूज हो जाता है, अगर Y वाला स्पर्म डिफ्यूज हो जाता है उस ओवम से तो XY बन जाता है, अगर X वाला डिफ्यूज हो जाता है तो XX बन जाता है। जब XY बन जाता है तो मेल बन जाता है, और XX मिल जाता है तो जब मेल बन जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो रही हो तो छोड़ दो इसको, हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू डॉटर सेल। ये एक सेल से, एक मदर सेल से 1 2 3 4 डॉटर सेल बन गई, ठीक है। तो मियोसिस में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस 4 न्यू डॉटर सेल्स। अच्छा, डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल। 46 था तो 23 आधा नंबर हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि कम हो गया नंबर में, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, सेक्स सेल्स, जो कि डिफाइन करते हैं जो हमारा बेबी है वो फीमेल है या फिर मेल है, ठीक है। चलो, तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, सेट की सारी रिकॉर्डिंग खत्म होती है। अब हम ऑल्टरनेट डेज में मैथ साइंस पढ़ेंगे, कल आप अपना PT दे के आना, ठीक है। उसके बाद
आज की क्लास में बाकी बचा हुआ डिस्कशन करते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, ये तीनों करने के बाद हम करेंगे कोवलेंट बॉन्ड और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज जल्दी करेंगे आज। ठीक है, और फिर आप जाके अपना कुछ रिवाइज करना, फिर उसके बाद कल अच्छे से देके आना। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। चलो बाय बाय।